टू ऑल। चलिए आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अब तक हमारी आपसे क्या कहते हैं काफी सारी बातें हुई थी। हम धूम के बारे में बात कर रहे थे, धूमपान के बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको धूमपान के बारे में बातें बता रहा था। ठीक है, तो आज अपन अपनी आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे चलो दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे फटाफट बताइएगा। तो मैं कल आपको बता रहा था कि सीख की लंबाई ज्यादा होती है कि बढ़ती की लंबाई ज्यादा होती है। बताइए आप मुझे, आपके अकॉर्डिंग सीख की लंबाई ज्यादा होगी या बढ़ती की लंबाई ज्यादा होगी? आपका शायद माइक ऑन है, आप माइक पर ही मुझे बता सकते हैं या फिर चैट सेक्शन में बता सकते हैं। माइक आपका ओपन है, सीख बताइए। की सीख की लंबाई ज्यादा होगी। तो सीख की लंबाई किस आचार्य ने कितने अंगुल मानी है? 12 अंगुल वाग्भट ने मानी है। बहुत अच्छा, बागवत ने 12 अंगुल मानी है। और वर्ती की लंबाई चरक ने और बागवत ने कितनी कितनी मानी है? 8 अंगुल लंबी वर्ती। चलिए 8 अंगुल मानी है। किसने क्या कहते हैं, चरक ने और बागवत ने, दोनों ने 8 अंगुल मांगी है। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी बातें हो गई थी। आज स्क्रीन लगाते हैं और आगे की बात शुरू करते हैं फटाफट। तो देखिए, यहाँ तक मेरी बात हो रही थी। वर्ती होगी जौके आकार की होती है, 8 अंगुल लंबी वर्ती होती है। ठीक, प्रायोगिक धूमपान कैसे करते हैं? 3 3 बार कश लगाते हैं, यानी एक बार में 3 कश लगाएंगे और ऐसा 3 बार ही करते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो अपन वर्ती लेते हैं, ठीक है, वर्ती लेते हैं तो क्या कहते हैं, आचार्य भागवत ने कैसे बताया कि एक सीख लेते हैं, उसको लेप करेंगे कितनी बार? 5 बार। एक बार लेप करेंगे फिर वो सूख जाएगा, फिर दूसरी बार लेप करेंगे। इस तरीके से अपन 5 बार लेप करते हैं, तब जाकर के एक वर्ती तैयार होती है अकॉर्डिंग टू आचार्य भागवत। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था वर्ती की लंबाई चरक ने नहीं मानी या नहीं बताई, शिशु ने नहीं बताई, भागवत ने 12 अंगुल बताई है। फिर बात करते हैं, मैंने बताया था कि कहते हैं धूमपान 3 तरीके का होता है, विरेचनिक होता है, स्नेहिक होता है, और कहते हैं शिरोविरेचनार्थ होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कौन कौन सा माना गया है, चरक ने कौन कौन सा माना है, आपको ध्यान रखना है। प्रायोगिक माना है, स्नेहिक माना है और शिरोविरेचन माना है। तो प्रायोगिक मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे स्नेहिक की। तो देखिए, इसमें जो हेडिंग्स लिख रही है, हेडिंग्स ही मैंने हेडिंग्स भी मैंने हाईलाइट कर दिया। लिख रहा है वासा आदि स्नेही की धूमवर्ती, यानी वासा आदि, यानी वासा आदि। और भी आप इसमें लिख सकते हो, वसा क्या है? एक स्नेह है। वसा क्या है? एक स्नेह है। वसा होता है तेल, होता है घृत, होता है मज्जा, होता है। 4 महास्नेह बताए गए हैं। अब जो महास्नेह है, आप इनमें से कोई भी 2 स्नेह ले सकते हैं। मोम, मधुरक, इनमें से आपको बस 2 3 नाम याद करने हैं और जीवनी करके औषधि ले सकते हैं। और उसकी आपको एक वर्ती बनानी है और सेम प्रोसीजर से सीधा बैठ के चित्त ध्यान लगा करके 3 3 पफ करके आपको इसका भी सेवन करना है। ठीक है, तो इसमें एक वर्ती आपको ऐसी ध्यान रखनी है। फिर बात करेंगे अपराजिता आदि शिरोवरेचनिक धूम, यानी शिरो, बस किसका अंतर आ रहा है? द्रवों का अंतर आ रहा है। कौन कौन से द्रव्य औषधियां चेंज हो रही है उनका अंतर आ रहा है, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। ठीक है, इनमें किसका फर्क पड़ता है? एक धूम नेत्र का फर्क, प्रमाण चेंज हो जाते हैं। जो क्या कहते हैं, वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, चिलम होता है, चिलम, उसकी लंबाई चेंज हो जाती है। वो लंबाई क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको कहते हैं बस इतना ध्यान रखना है कि वासाद जो स्नेह है, इसमें वसाद स्नेह का प्रयोग करती हैं। शिरोवृचन में अपराजिता, मालकांगनी, हड़ताल, मेनशिला, अगरू, तेज पत्र, इन सब का प्रयोग करती हैं। और इन सब की मदद से अपन क्या कहते हैं, धूम बर्ती बनाते हैं और उसी का पान अपन करते हैं। ठीक है, तो को ध्यान रखना है, एक नीचे पॉइंट आया है, कुष्ठ और टगर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो को ध्यान रखना है, कुष्ठ और टगर का प्रयोग नहीं बताया है। जब भी आप धूमबत्ती बनाओगे तो ये दोनों द्रव्य का प्रयोग नहीं बताया गया। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा करने से उसमें से श्रावण लगता है। वो छोटी सी बात है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाओगे। इतना अब आपको याद करना है, ये वाला पॉइंट याद ना भी करो चलेगा, बस आपको ये पॉइंट याद करना है कि कुष्ठ और तगर का प्रयोग धूमबत्ती बनाते समय आप नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे, धूमपान से क्या क्या लाभ होंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत, इन दोनों को आपको क्या कहते हैं याद करना है। पूछा जाता है, और कहते हैं पूछा जाता है इन द सेंस इसका रेफरेंस भी पूछा जाता है। और अगर लाभ आएंगे, अगर ये आप 2 लाइन लिख दोगे तो एक अच्छा इफेक्ट जाएगा। तो इस लाइन को पढ़ने से पहले अष्टांग संग्रह में 3 प्रकार के कहते हैं धूमपान बताए गए हैं, यहाँ से कोरिलेट करेंगे। तो क्या था? प्रायोगिक था, स्नेहिक था, वैरचनिक था। प्रायोगिक कोई शमन बोलते हैं और इसी को मध्यम बोलते हैं। स्नेहिक कोई विरंगड़ या मृदु बोलते हैं। और वैरचनिक कोई शोधन या तीक्ष्ण बोलती है। ठीक है, अष्टांग क्या कहते हैं, अष्टांग की बात है फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताई थी कि जो प्रयोग होता है इसी को शमन धूमपान बोलते हैं या मध्यम भी बोलते हैं। स्नेक को भ्रंगड़ या मधु बोलते हैं। और जो वैरचनिक है इसको शोधन या तीक्ष्ण बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे धूमपान से क्या क्या लाभ होंगे। तो पहली लाइन लिख रही है, गौरवम शीर्षम शूलम, गौरवम शीर्षम शूलम, पीनसः अर्धाव भेद को। गौरवम, अगर सिर भारीपन है तो वो दूर होता है। शीर्षम शूलम, सिर में शूल है, पेन है, हेड पेन है, उसको सही करता है। पीनस राइनाइटिस से जुकाम, उसको ठीक करता है। अर्धा भेद को,
हेमिक्रेनिया आदि सर में दर्द है उसको भी ठीक करता है। एंटियाम शीर्षम शूलम तीन सा भेद को कहाँ पर आई तो ध्यान रखना है कि धूमपान के लाभ में ये लाइन आई है चरक सूत्र 5 में। क्या आई है? गौरवम शीर्षम शूलम तीन सम अर्धाव भेद को, गौरवम शीर्षम शूलम तीन सा अर्धाव भेद को, ठीक है। दूसरी और क्या क्या फायदे लिख रहा है, कर्ण अशुलम, इंपॉर्टेंट जो है उनको हाईलाइट करवाऊंगा, पढ़कर सब बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। लिख रहा है कर्ण में, कान में, अक्षी में, आंखों में शूल है, कास खांसी है, हिक्का है, श्वास है, गल गिरे है, अगर गला अकड़ गया है, चकड़ गया है, इन सब में फायदा करता है कौन? धूमपान। दंत दौर्बल्यम, दांत कमजोर है, फायदा करता है। शराब हो रहा है उसमें फायदा करता है। श्रोत, श्रोत मतलब श्रोत इंद्रिय यानी ईयर्स, ग्रहण आपके क्या कहते हैं, ग्रहण मतलब नोज। अक्षी यानी आपकी आंखों में कोई भी दोष है उनको क्या कहते हैं हटाता है। पूती ग्रहण आज से गंधस्य, आपके मुंह से, आपके क्या कहते हैं, आपके मुंह से अगर क्या कहते हैं, आपके कहते हैं घ्राण इंद्रिय से अगर कोई बदबू आ रही है उसको भी दूर करता है। आपके अगर मुख का टेस्ट कैसा हो गया है, खराब हो गया, उसको भी ठीक करता है। दंत शूल, दांतों में दर्द है उसको ठीक करता है। आरोचक, अगर अरुचि हो गई है उसको भी ठीक करता है। हनु मन्याग्रह, अगर किसी को हनुग्रह यानी स्टिफनेस मैंडिबल हो गई उसको ठीक करता है। मन्याग्रह मतलब होता है, मन्य मतलब गर्दन, यानी स्टिफनेस नेक हो गई है तो उसको भी ठीक करता है। ग्रह मतलब स्टिफनेस, मन्य मतलब गर्दन में स्टिफनेस, हनु मतलब मैंडिबल में स्टिफनेस, यानी अगर कहते हैं किसी की मैंडिबल मैंडिबल में स्टिफनेस उसको भी खत्म करता है। अगर मन्य गर्दन में उसको खत्म करता है। कंडु खुजली को खत्म करता है, पांडु को खत्म करता है। श्लेष प्रशय को, कफ को बाहर निकालने का काम करता है। वैश्वर्यम, गल शुंडी उपजीविका, इन सब को खत्म करता है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन, खालित्वम पिंजरत्वम चा केशानाम पतनम तथा, खालित्वम पिंजरत्वम चा केशानाम पतनम तथा, मतलब समझेंगे। खालित्व मतलब बालों मतलब गंजापन, खालित्व मतलब बाल्डनेस। देखिए खालित्व मतलब होता है एक पैटर्न में बालों का उड़ना, ठीक है। मैंने बोल दिया एक सर्कल में बाल झड़ गए, दैट इज बाल्डनेस, गंजा हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग को जो खोपड़ी होती है, सर होता है, उसके बीच में से गोल शेप में, राउंडेड शेप में बाल उठ जाते हैं, तो क्या होता है शार्ट है, दैट इज खाद्यम। और एक होता है बालों का गिरना, बालों का गिरना होता है मतलब किसी भी स्पेसिफिक रीजन से बाल गिरने से, क्या कहते हैं, जरूरी सिर से ही बाल गिरे, हाथ के बाल गिर गए, पैर के बाल क्या कहते हैं झड़ गए, क्या कहते हैं आर्मपिट के बाल गिर गए, जेनेटिक रीजन जो आपकी जेनेटल रीजन है वहां से बाल गिर रहे हैं, दैट इज द इंद्रलुप्त, ठीक है। जहाँ पर बालों का गिरना, तो बालों का गिरना से मतलब होता है बाल कहीं के भी सकते हैं, आपके जेनेटल रीजन के हो सकते हैं, आर्मपिट्स के हो सकते हैं, आपके बैक के, चेस्ट के, कहीं के भी बाल हो सकते हैं जो गिर रहे हो, दैट इज द इंद्रलुप्त, जिसको एलोपेशिया एलेटा भी बोलते हैं, जिसमें बाल गिरने लग जाते हैं। केशानाम पतनम लाइन आई है। खालिद का मतलब बाल रहे, जो आपके सर में मैंने बताया कि एकदम गोला टाइप हो जाता है, आपके सर में एक बाल होने लग जाते हैं, दैट इज खालिद। पिंजरत्व मतलब होता है पीला होना, बाल क्या होते हैं कभी भी गिरिंग ऑफ ईयर्स, पीले होने में आप कहते हैं गिरिंग ऑफ ईयर्स मानेंगे। केशा नाम पतनम, और केशा नाम पतनम में बाल कहीं की भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये लाइन आपको याद करनी है, खालिद पिंजरत्वम चा केशा नाम पतनम, याद कैसे करेंगे? तो आपको पता है जब अपन क्या कहते हैं पिंजरे में बैठे थे, पिंजरे मतलब जब लॉकडाउन लग गया था, जब लॉकडाउन लग गया था हम लोग पिंजरे में बंद हो गए थे, कैद हो गए थे, तो कैसे थे, खाली बैठे थे। जब हम लोग खाली बैठे तो हमने क्या करा, खूब धूमपान करा। तो वो ध्यान रखना, जब खाली बैठे थे पिंजरे यानी अपने घर में कैद होकर बैठे थे पिंजरे में, तब आपने क्या करा, खूब धूमपान करा। इस तरीके से आप ये लाइन याद करोगे, खालित्वम पिंजरत्वम च केशा नाम पतनम तथा, यानी जब खाली बैठे थे पिंजरे में तब आपने खूब धूमपान करा। धूमपान से क्या क्या फायदे हुए? खालित्वम यानी आपके सर के बाल झड़ रहे थे उसमें फायदा मिला, पिंजरत्वम आपके गियरिंग ऑफ ईयर्स हो रहा था उसमें फायदा मिला, केशा नाम पतनम आपके किसी भी स्पेसिफिक रीजन के बाल झड़ रहे थे उसमें भी आपको बेनिफिट मिला। तो ध्यान रखिए दो लाइन, गौरवम शीर्षम शूले पीनस अर्धभेद को, खालित्वम पिंजरत्वम च केशा नाम पतनम तथा, दो लाइन याद करनी है श्लोक की फॉर्म में, रेफरेंस याद करने हैं। आपको ये बताना चाहिए कहाँ आई है, किस चैप्टर में आई है और किस टॉपिक के अंदर आई है। धूमपान के लाभ है चरक सूत्र 5 में आए हैं, कौन कौन से? गौरवम शीर्षम शूलम पीनसा अर्धाभेद को, खालित्वम पिंजरत्वम च केशा नाम पतनम तथा। आगे और बातें कह रहा है, सबतु, तंद्रा, बुद्धि मोह, अति निद्रता, ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है। धूमपान प्रशाम्यति बलम भवती चादिकम, बल देने वाला होता है। शिरोरुआ कपाल, ठीक है, यानी सिर में, यानी कपाल मतलब सर में अगर कोई दर्द है उसको खत्म करता है। आपकी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से ग्रहण करने में मदद करता है। नाचा वात कफातमो, बलिनो ऊर्जत्रुजा, और जो लोग इसका प्रयोग करते हैं धूमपान का, उनको वात और कफ विकार नहीं होते। यही सब इसमें लिख रहा है कि जो व्यक्ति मुख से धूम पीता है जत्रु के ऊपरी भाग में होने वाले विशेषकर शिरोभाग में कफ वात जन्य व्याधियां नहीं होती है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। लिख रहा है इंद्रियों को बल देता है, स्वर को बल देता है, ठीक है, और अधिक निद्रा आदि रोगों को भी शांत करता है। तो आपको दो लाइन याद करनी है, खालित्वम पिंजरत्वम च केशा नाम पतनम तथा गौरवम शीर्षम शूलम पीनसा अर्धाव भेद को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे प्रायोगिक धूमपान के 8 काल। 8 काल मतलब 8 समय से बताए गए जिस टाइम आप प्रायोगिक धूमपान का सेवन करेंगे। आइए 8 काल कौन से देखते हैं एक एक करके।
देखिए, श्लोक याद नहीं करना इसमें, श्लोक नहीं, हिंदी देखेंगे इसमें। हिंदी लिख रहा है प्रायोगिक धूम्रपान के 8 कालों का वैज्ञानिक आधार पर वर्णन। देखिए हिंदी देखेंगे। पहला काल है स्नान करने के बाद, दूसरा है भोजन करने के बाद, तीसरा है वमन करने के बाद, चौथा है छींकने के बाद, पांचवा दातन के बाद, छठा नस्य लेने के बाद, सातवां अंजन लगाने के बाद, आठवां निद्रा से उठने के बाद। अब ये 8 काल है, चरक ने बताया कि इन 8 कालों में आप प्राग धूमपान का सेवन कराओगे। अब आपको ध्यान रखना है कि भेल ने अष्टांग हृदय में और चरक में तीनों में ही 8-8 काल के बारे में बताया गया, जबकि सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं। तो आपको इतना डिटेल में भी नहीं जाना सुश्रुत के 12 काल कौन से हैं, चरक के कौन से हैं, अष्टांग के कौन से हैं। बस आपको इतना पता होना चाहिए चरक ने भी 8 माने, अष्टांग ने भी 8 माने, भेल ने भी 8 माने हैं, जबकि सुश्रुत ने 12 काल माने हैं। अब जो चरक के 8 काल है, जो चरक के 8 काल याद कैसे करेंगे? देखिए ऊपर में लिख रखा है, इनको सिंपलीफाई करके कि सबसे पहले आप नींद लेकर उठे, सोकर उठे, सोकर उठने के बाद क्या करने, क्या करा, पेस्ट करा, मंजन करा, दातुन करा, दातुन के बाद क्या करे, नहाए, नहाने के बाद आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने उल्टी कर दी, वमन कर दिया, उल्टी करने के बाद हमने आपको नस्य दिया, लेकिन नस्य दिया था कि उल्टी तो ठीक हो गई पर आपको छींक आने लग गई, फिर छींक के लिए हमने आपको अंजन लगा दिया। तो इस तरीके से आप याद करोगे। सबसे पहले आप निद्रा से उठे, निद्रा से उठने के बाद आपने दातुन करा, दातुन के बाद आप नहाते हुए स्नान करा, स्नान के बाद भोजन करा, भोजन करने के बाद आपको भोजन ने उल्टी कर दी, वमन हो गया, वमन के बाद क्या कहते हैं, वमन को हटाने के लिए आपने नस्य दिया, जब आपने नस्य दिया तो वमन तो ठीक हो गया, लेकिन फिर पेशेंट को छींक आने लग गई और छींक के लिए आपने अंजन लगा दिया। तो ये याद करने का तरीका कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चरक में इतनी सारी चीजें हैं, आयुर्वेद में इतनी सारी चीजें, जितना हो सके चीजों को समझ समझ के याद करो, जिससे आगे कोई समस्या ना है कि 8 काल कैसे, अगर भूल लूंगा कोई याद आ जाएगा कि पहले सोकर उठना है, फिर दातुन कराना है, फिर नहलाना है, फिर खाना खिला देना है, फिर खाने की उल्टी करा देनी है, उल्टी होगी तो अपन को नस्य दे देना है, नस्य से छींक सही, उल्टी सही हो जाएगी, छींक आ जाएगी, फिर छींक के लिए अंजन दे देना है। अगर आप इस तरीके से याद करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक, तो निद्रा, दातुन, स्नान, भोजन, वमन, नस्य, छींक, अंजन, ये 8 काल होते हैं। इनके बाद में आपको क्या कहते हैं, धूमपान कराना, ये 8 काल है, ठीक है। और मैंने बता दिया नव 9 घूंट देने हैं। कितने घूंट देने हैं? 9 घूंट देने हैं, एक बार में 3 पफ, एक बार में 3 पफ, और ऐसा 3 बार देना है, यानी सिगरेट ली, सिगरेट को 3 बार पफ मारो और ऐसा 3 बार करो, यानी 3 सिगरेट पीनी है और एक सिगरेट के 3 पफ मारने। इस तरीके से आप समझ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ नहीं है, इसलिए धूमपान का काल इतना डिटेल में आपको नहीं जाना, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहो तो देख सकते हो कि क्या कहते हैं, ये बात है आपके सुश्रुत के बारे में। सुश्रुत ने क्या बताया, मैंने बताया सुश्रुत ने कितने काल बताए हैं, 12 काल बताए हैं। अब उन्होंने बताया 4 काल कौन कौन से हैं, जिसमें आप देखिए, उन्होंने स्नेहन धूमपान के लिए 5 काल बताए हैं, और विरेचन धूमपान के लिए 3 काल बताए हैं, और प्रायोगिक धूमपान के लिए 4 काल होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 3 प्रकार के धूमपान है, प्रायोगिक, वैरेचनिक, स्नेहिक। तो उन्होंने बताया जो स्नेहिक धूमपान है उसको आप 5 कालों में कराओगे, विरेचनिक को 3 कालों में कराओगे, और प्रायोगिक को 4 कालों में कराओगे। हमारे जो आचार्य चरक थे उन्होंने बोल दिया कि प्रायोगिक के 8 होते हैं, जबकि अकेले हमारे आचार्य चरक ने प्रायोगिक के 8 बताए, जबकि आचार्य सुश्रुत ने प्रायोगिक के ही नहीं, उन्होंने टोटल 12 बताए हैं। उसमें प्रायोगिक के कितने? 4, विरेचनिक के कितने? 3, स्नेहिक के कितने? 5। हमारे आचार्य चरक ने बोलने क्या कहते हैं, क्या बोला, क्या कहते हैं कि तीनों के ही हमारे 8-8 होते हैं, यानी विरेचनिक का भी 8 होता है, क्या कहते हैं स्नेहिक का भी 8 होता है, और क्या कहते हैं उसके अलावा प्रायोगिक का भी 8 होता है। ये किसने बोला? चरक ने। जबकि हमारे शिक्षक ने क्या बोला, क्या कहते हैं कि प्रायोगिक का 4 है, विरेचनिक का 3 है, स्नेहिक का 5 है। टोटल धूमपान के काल कितने होते हैं? 12 होते हैं। सिंपल। कौन कौन से होते हैं याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना डिटेल में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखना चाहो देख लीजिए, ठीक है। तो ये नाम है, मैं आपसे अभी सलाह दूंगा, इतना डिटेल में मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए, कौन सा धूम कितनी बार पीना चाहिए, तो देखते हैं। लिख रहा है परम दुई काल पाई स्याध कालेषु बुद्धिमानम प्रयोगे स्नेहिक त्वेकम वैरच्यम त्रिचतु पेवेतः। अगर आप श्लोक याद नहीं करना, ठीक है, तो श्लोक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो श्लोक को आप याद नहीं करेंगे। बस मैंने पढ़ दिया आपके मन की शांति के लिए, समझते क्या कह रहा है। देखिए मैंने आपको बताया अभी, क्या कहते हैं कि जो प्रायोगिक धूमपान है इसके 8 काल बताए गए हैं, ठीक है। इसके 8 काल आपको बताए गए हैं, तो ध्यान रखना है कि जो प्रायोगिक धूमपान है, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, प्रायोगिक धूमपान है केवल दिन में 2 बार कराना है। प्रायोगिक धूमपान कितनी बार कराना है? दिन में 2 बार। भले ही काल 8 है, ये नहीं कि 8 काल है तो धूमपान 8 बार कराएंगे। 8 काल मतलब 8 समय। ये 8 समय ऐसे आप एग्जाम्पल मानिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पेशेंट को बोल दिया कि तुम इन 8 समय के बाद सिगरेट पी सकते हो, यानी दीज आर द टाइम्स आफ्टर विच यू हैव टू, क्या कहते हैं, एक सिगरेट आप ले सकते हो इसके बाद में, ठीक है। तो मैंने 8 काल बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एक दिन मैंने अलाउ कर दिया कि तुम एक दिन में 8 या 10 सिगरेट पी जाओगे। इसका मतलब ये तुम इन 8 में से कुछ चॉइस कर लो कि जिसका तुम्हें 2 सिगरेट लेनी है। तो प्रायोगिक की बात तुम्हें 2 बार धूमपान करना है, स्नेहिक में 1 बार करना है, और वैरेचिक में 3 या 4 बार। तो याद करना है, मैंने लिख दिया PSB। PSB, पी मतलब 2, स्नेहिक 1, वैरेचनिक 3 या 4। तो ध्यान रखना PSB
2134, PSV 2134, यानी प्रायोगिक धूमपान में केवल आप 2 बार धूमपान कराएंगे, स्नेहिक में 1 बार ही कराएंगे, और वैरेचनिक में 3 या 4 बार आप धूमपान कराओगे। तो श्लोक आप देखेंगे, श्लोक में यहाँ पर शब्द आया अयम कालेषु। अयम कालेषु का मतलब क्या होता है कि धूमपान कभी भी आप रात में नहीं कराओगे। अयम कालेषु का मतलब क्या है, जो धूमपान है कभी भी आप रात्रि में नहीं कराओगे। नीचे विमर्श में यही लिख रहा है कि अयम कालेषु तात्पर्य ये है कि रात्रि में धूमपान निषेध है, वर्जित है, या रात्रि में आपको धूमपान नहीं कराना है। ध्यान हो गया। PSV, पी से प्रायोगिक 2 बार कराओगे इसमें। एस से क्या है, इसमें 1 बार ही कराओगे। बी से क्या है, ब्रेचनिक, इसमें 3 या 4 बार कराओगे। अब बात करते हैं सम्यक धूमपान के लक्षण। सम्यक मतलब प्रॉपर, यानी जितना कराने का धूमपान उतना ही हुआ, ना ज्यादा कम हुआ है, ना ज्यादा ज्यादा हुआ है। तो लिख रहा है हृत, हृत मतलब हृदय, हृत कंठ गला इंद्रिया संशुद्धि, यानी हृदय की कंठ की इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। लघुत्वम हल्का बना जाता है। शीर्षम शमम, और सिर भी हल्का हो जाता है। यथेरिता नाम दोषा नाम सम्यक पीत्यम लक्षणम, और जो दोष भरे हुए होते हैं उनकी शांति हो जाती है, और ये ही सम्यक धूमपान के लक्षण है। तो पहली लाइन आपको याद करनी है, हृत कंठ इंद्रियम संशुद्धिम लघुत्वम शीर्षम शमम। ठीक है, तो पहली लाइन आपको याद करनी है, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्तम शीर्षम शमम। तो पहली लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हृदय की कंठ की इंद्रिय की शुद्धि होती है, इनमें लघुता आती है, और सिर में भी अगर कहते हैं भारीपन होता है तो उसमें भी लघुता आती है, और जो दोष भरे हुए होते हैं उनका शमन हो जाता है। और ये किसके लक्षण है, सम्यक धूमपान के। जब आपको कहते हैं प्रॉपर स्मोकिंग हुई है, प्रॉपर धूमपान हुआ है, उसके ये लक्षण है। ठीक है, तो पहली लाइन को याद करनी है। फिर इसमें क्या लिख रही है, देखिए काल मैंने बता दिए, चरक ने 8 माने हैं, चुचुत ने 12 माने हैं, सीख की लंबाई बागवट ने 12 अंगुल मानी है, और क्या कहते हैं बढ़ती की लंबाई, बढ़ती जो देखिए लिख रहा है बढ़ती, बढ़ती की लंबाई चरक ने भी 8 अंगुल मानी है, और भागवत ने भी 8 अंगुल मानी है। तो ध्यान रखना है कि काल की बात करें, चरक और शिष्य ने दोनों डिफरेंट मानी है। चरक ने और भागवत ने दोनों ने 8 8 काल मानी है, शिष्य ने 12 काल मानी है। सीख की लंबाई से भागवत ने बताई है 12 अंगुल, और वर्ती की लंबाई चरक ने और भागवत ने दोनों ने ही 8 अंगुल बताई है। अब बात करेंगे अकाल में धूमपान या अति धूमपान के उपद्रव। कह सकते हो जब आपने धूमपान करा अकाल यानी बिना समय के, और क्या कहते हैं क्या उपद्रव आएंगे, यानी जब आपने कहते हैं धूमपान बिना समय, कोई समय नहीं देखा, कोई समय नहीं बताया, जैसे मैंने बोला कि रात में धूमपान नहीं करना, फिर भी आप रात में धूमपान करवा रहे हो और ज्यादा मात्रा में करवा रहे हो, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, यानी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगे जब आपने धूमपान गलत समय में करा दिया, गलत मात्रा में करा दिया। तो कुछ ध्यान रखना है, BMS डॉक्टर, BMS डॉक्टर। तो क्या लिख रहा है, BMSRS डॉक्टर। तो बी से बादरियम बहरापन, पेशेंट बहरा हो सकता है, डीफनेस हो सकती है। आंध्यम अंधा हो सकता है। मूकत्वम, मूकत्वम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बोल नहीं पाएगा। ठीक है, डम्ब हो सकता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो बोल नहीं पाएगा। रक्त पित्तम, रक्त पित्त उत्पन्न हो सकता है। शिरोभ्रम, और चक्कर आ सकते हैं। भ्रम मतलब चक्कर आना, सिर में चक्कर आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, BAM है, BAMS होता है जनरली, BAMRS याद रखोगे, BAMRS। ये क्या है, अकाल में धूमपान के उपद्रव। जब अकाल में अति मात्रा में धूमपान कराओगे तो क्या क्या उपद्रव हो सकता है, याद करना है, BAMRS, BAMRS। BMS याद करो, बीच में आर आई जाएगा। तो बी से क्या हो जाएगा, बादर्यम यानी बहरापन। ए से आंधियम यानी अंधापन, अंधे हो जाएंगे। मूकत्वम बोल नहीं पाएंगे। रक्त पित्तम, रक्त पित्त हो जाएगा। शिरोभ्रम चक्कर आना। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो BAMRS। ठीक है, ये क्या है, अकाल में धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव के बारे में कहा गया है। ठीक, आगे बात करेंगे। अब लिख रहा है कि सुश्रुत ने अकाल में पिए गए धूम से होने वाले दोष इस प्रकार बताए गए। अकाल पीतम कुरुते भ्रम मूर्छा शिरोरोजा। ठीक है, भ्रम मूर्छा शिरोरोजा। तो ध्यान रखना है कि ये किसने बताया है, आपके आचार्य सुश्रुत ने बताया कि अगर आप अकाल में धूमपान पिए तो क्या होगा, अकाल पीतम कुरुते भ्रम हो जाएगा, मूर्छा बेहोश हो सकता है, सिर में शूल या पेन रोजा मतलब दर्द हो सकता है। बस इतना ही ध्यान रखोगे, 2 3 बातें कि सुश्रुत ने भी ये बातें बताई हैं। तो कहते हैं कि चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, बस। इसके अलावा थोड़ा सा याद और करना चाहता हूं, लिख रहा है ग्रहण श्रोत अक्षी जिब्बा नाम उपघातम, यानी ग्रहण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, अक्षी, जिब्बा, यानी आपकी 5 क्या कहते हैं जो ज्ञान इंद्रिय है उसको नुकसान पहुंचेगा। यानी जब भी आप अकाल में धूमपान कराओगे तो आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हो, आपके सर में दर्द हो सकता है, और आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां नष्ट हो सकती हैं। तो चरक ने क्या बताया, BAMRS यानी BMS डॉक्टर, BMS डॉक्टर। ठीक है, और सुश्रुत ने क्या बताया, चक्कर आ जाएंगे, क्या कहते हैं, सर में दर्द होगा। ठीक है, बेहोश हो सकता है, और आपकी ज्ञान इंद्रियां नष्ट हो सकती हैं। आगे बात करेंगे। लिख रहा है अकाल पीत अति पीत उपद्रव की शांति के उपाय।
तो याद करना है कि जब भी जो धूमपान है उसको ज्यादा पिला दिया, मैंने बता दिया किसी को ज्यादा पिला दिया, अकाल पिला दिया, अति सेवन करा दिया, तो उसको उपद्रव आए, कॉम्प्लिकेशन आए। ऊपर हमने देख भी ली कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आए थे। तो अब क्या करना है सर, अब क्या करना है इन उपद्रवों की शांति के लिए? तो क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान रखेंगे। उपद्रव क्या हो सकते हैं? उपद्रव ये हो सकता है, पहला तो ये कहते हैं कि वात प्रधान उपद्रव आए, साथ में पित्त भी आए। दूसरा क्या उपद्रव आ सकता है? रक्त पित्त की दृष्टि हो सकती है, रक्त पित्त प्रधान उपद्रव हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? कफ और पित्त दोनों मिलकर के व्याधि की उत्पत्ति करें। दोबारा समझेंगे, पहले क्या हो सकता है? वात और पित्त दोनों मिलकर के व्याधि की उत्पत्ति करें, उसमें वात प्रधान होगा। दूसरे क्या हो सकता है? रक्त पित्त व्याधि की उत्पत्ति करे या रक्त पित्त बॉडी में डिस्टर्बेंस करे। तीसरा कफ और पित्त डिस्टर्बेंस करें। जब वात और पित्त डिस्टर्बेंस करें तो आपको क्या करना है? स्निग्ध द्रव्य लेने हैं। स्निग्ध द्रव्य क्यों लेने हैं? वात की शांति के लिए स्निग्ध द्रव्य लेने हैं, और पित्त की शांति के लिए घृत लेना है। यानी स्निग्ध द्रव्य प्लस घृत का पेंट लेना है। पेंट मतलब पी से पान, ए से अंजन, एन से नस्य, टी से तर्पण। तो पेंट ध्यान रखोगे, किसका पेंट? स्निग्ध द्रव्य प्लस घृत का पेंट। यानी अगर किसी को वात प्रधान प्लस पित्त अनुबंध डिसऑर्डर है तो आप क्या करोगे? स्निग्ध द्रव्य प्लस घृत का पेंट दोगे, यानी पान, अंजन, नस्य, तर्पण। अगर किसी को रक्त पित्त प्रधान डिसऑर्डर है तो क्या करोगे? शीतल। रक्त पित्त क्या है? एक तरीके से इसमें क्या हो जाता है? पित्त की वृद्धि हो जाती है, यानी आपको यहाँ पर शीतल चिकित्सा करनी है। तो क्या करोगे? शीतल द्रव्य प्लस घृत, शीतल द्रव्य प्लस घृत का पेंट दोगे। पेंट मतलब पान कराओगे, नस्य दोगे, अंजन दोगे, तर्पण कराओगे। अगर किसी को कफ पित्त विकार है तो कफ के लिए रूक्ष, पित्त के लिए दोबारा से घृत है। तो ध्यान रखना है, ये कॉमन चिकित्सा होती है। वात के लिए स्निग्ध, पित्त के लिए शीतल, कफ के लिए रूक्ष। ठीक है, ध्यान रखना, ये कॉमन चिकित्सा होती है कि पित्त की वृद्धि हो जाए शीतल चिकित्सा दे दो, कोल्ड ट्रीटमेंट दे दो। वात की वृद्धि हो जाए स्निग्ध ऑयली आइटम दे दो, और अगर कहते हैं कफ की वृद्धि हो जाए तो रूक्ष द्रव्य का सेवन करा दो। तो ये कॉमन चिकित्सा है, आपको याद नहीं करनी हर जगह। जब थर्ड ईयर में जाओगे, चर्म चिकित्सा पढ़ोगे, वहां भी ये चिकित्सा ऐसी आएगी कि वात के लिए कहते हैं स्निग्ध आइटम दे दिया, पित्त के लिए क्या कहते हैं आपने ठंडा शीतल आइटम दे दिया, कफ के लिए आपने रूक्ष द्रव्य दे दिया। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर वात पित्त डिसऑर्डर है, वात उसमें मेनली है और पित्त भी साथ में आ रहा है, तो स्निग्ध द्रव्य प्लस घृत का पेंट। पेंट, पेंट मतलब पान, अंजन, नस्य, तर्पण। दोबारा सुनेंगे सारी बात को। रक्त पित्त प्रधान डिसऑर्डर है तो आपको शीतल द्रव्य प्लस घृत का पेंट। और अगर कफ पित्त प्रधान डिसऑर्डर है तो रूक्ष द्रव्य प्लस घृत का पेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे धूमपान के अयोग्य रोगी। किस किस को धूमपान नहीं कराएंगे? तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि किस किस कर्म का हम फिर क्या कहते हैं नहीं करा रहे थे धूमपान। बताइए, कल मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को, किस किस कर्म के बाद अपन धूमपान नहीं करा रहे थे? बताइए। विरेचन और बस्ती। विरेचन और बस्ती। वमन विरेचन विरेचन अवस्था। नस्य के बाद धूमपान नहीं कराते थे। विरेचन बस्ती में कराते नहीं है, वमन नस्य में कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब सही बोला आपने। पहले उल्टा बोले थे, बीच में एक बच्चे ने गलत बोला था, अब सही बोला आपने। मैंने बताया था वन जंगल या धूमपान कराएंगे, वमन और नस्य का धूमपान कराएंगे, विरेचन और वस्तु धूमपान नहीं कराएंगे। ठीक, अब देखिए यहीं पर ये भी यही लिख रहा है यहाँ पे, ना वृत्ति, वृत्ति यानी विरेचन पे धूमपान नहीं कराओगे। ना कृते वस्ती कर्माणी, ना वस्ती की बात करवाओगे। ना रक्ति यानी किसी को रक्त पित्त विकार है उसमें नहीं करवाओगे। किसी को, किसी ने विष का पान कर लिया उसको भी नहीं कर पाओगे। जो भी सोच करके आए उसको भी नहीं करवाओगे। गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडी उसको नहीं करवाओगे। जो भी मेहनत करके आए, काम करके आए, उसको नहीं करवाओगे। जिसने दारू पी है, मद पी है, उसको भी नहीं करवाओगे, नशे में है। जिसकी पित्त की वृद्धि हुई उसको भी नहीं करवाओगे। जो रात भर जगा है उसको भी नहीं करवाओगे। जिसने दारू पी है, ऊपर मद मतलब तो नशा, जो नशे में है उसको नहीं करवाओगे। नीचे जो दारू पी के चुका है अभी अभी, ये जिसने दूध पिया है इसको भी नहीं करवाओगे। फिर लिख रहा है जिसने अभी रूक्ष आहार का सेवन करा है उसको भी नहीं करवाओगे। जिसका तालु शोष हो रखा है, यानी जिसका कहते हैं माउथ शोष है, उसको भी आप नहीं करवाओगे। तो ये मुख्य मुख्य तो जिसको मैंने बता दिया। एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ, किस किस को धूमपान नहीं कराना। तो सब वही लिख रहा है, विरेचन के बाद नहीं कराओगे, वस्ती के बाद नहीं कराओगे, रक्त पित्त रोगी को नहीं कराओगे, जिसने विष का पान किया उसको नहीं करवाओगे, जो परेशान है दुखी उसको नहीं करवाओगे, जो प्रेग्नेंट है गर्भिणी लेडी उसको नहीं करवाओगे, थकावट के बाद नहीं करवाओगे, जो जो नशे में उसको नहीं करवाओगे, आम दोष में नहीं करवाओगे, पित्ताजी रोग में नहीं करवाओगे, रात्रि जागरण के बाद नहीं करवाओगे, बेहोश हो गया नहीं करवाओगे, भ्रम में, चीड़ में, छत रोग में, मदिरा जिसने दारू पी ली है, दूध पी लिया है, स्नेह का सेवन कर लिया है, जिसने शहद चाट लिया है, जिसने दही खाया है अभी अभी, जो क्या कहते हैं जिसका शरीर रूक्ष है, जो अभी क्या कहते हैं गुस्सा है, जिसका मुंह सूख गया है, जिसको तिमिर रोग मतलब कैटरेक्ट है, जिसके सर में चोट लगी है, हेड इंजरी है। ठीक है, तो इस तरीके से इन कंडीशन में आप क्या कहते हैं धूमपान नहीं कराओगे। नीचे लिख भी रखा है, वाह ना धूमपान करा दिया,
बीवी आ गई, अब बीवी हमको पीने ही नहीं देती, ठीक, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे विमर्श में देखेंगे। विमर्श में दो बात आई है, एक बात शारंगधर ने कही है, एक बात भागवत ने कही है। शारंगधर ने कहा है, शारंगधर के अनुसार 12 वर्ष की आयु से लेकर और 80 वर्ष की आयु तक आप धूमपान कराओगे। यानी अगर कोई 12 वर्ष की आयु से पहले धूमपान कर रहा है या 80 वर्ष की आयु के बाद धूमपान कर रहा है तो अकाल है। यानी आप कह सकते हो जो एक एज बताई है भागवत ने, 12 to 80 ईयर्स, यानी इसी एज ग्रुप के बीच में आपको धूमपान कराना है। 12 साल से छोटे को नहीं कराना और 80 साल से बड़े को नहीं कराना। 80 साल से बड़े को आप क्या पिलाओगे, उसने लाइफ में बहुत चिल कर लिया, अब उसका समय आ गया है जाने का, ठीक। तो ध्यान करना है कि शारंगधर ने क्या बताया कि 12 से 80, बच्चा है बच्चे को नहीं कराएंगे, बूढ़ा हो गया, उसने लाइफ में ऑलरेडी खूब इंजॉय कर लिया है, अब इसका समय नहीं दारू पीने का या सिगरेट पीने का, अब इसको आराम कराओगे। जबकि भागवत ने क्या बोला है, भागवत ने सिर्फ एक कमेंट किया है कि 18 साल से पहले आप स्मोकिंग नहीं कराओगे। इन्होंने सिंपल बात बोल दी, सरकार वाली बात कि क्या कहते हैं, जब तक आप कहते हैं मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक कहते हैं बालिग नहीं हो जाते, तब तक आप उसको धूमपान नहीं कराओगे, यानी 18 साल से कम पे धूमपान नहीं कराओगे। आगे देखते हैं, अगला श्लोक है, नासिका से धूम निकालने में हानि। नीचे वाली लाइन देखोगे, प्रतिलोमम गतो ह्रासु धूमो हिंस्यादि चक्षुषी। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले भी एक बार एक बताया था कि जब भी आप धूमपान कराओगे तो धूम को इनटेक जो है, इनहेल जो है, वो आप नाक से भी करा सकते हो, मुख से भी करा सकते हो। यानी जो इनहेल है, धुआं अंदर जब लोगे तो आप धुएं को नाक से भी अंदर ले सकते हो और मुख से भी अंदर ले सकते हो। लेकिन जब बाहर निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ मुख मार्ग से बाहर निकालोगे, नासा मार्ग से बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं करोगे। तो यही बात कह रहा है, प्रतिलोम गतो हिराशु धूमो हिंस्यादि चक्षुषी। यानी क्या कह रहा है, मैं हिंदी पर देता हूँ, लिख रहा है सिर, नाक और नेत्रगत दोषों में। यानी अगर किसी को सिर में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, नेत्र में दिक्कत है, तो आप नाक से पिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है नाक से हमारा सिर पास पड़ेगा। यानी अगर किसी को हेड रीजन में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, नेत्रों में दिक्कत है, तो आप उसको नासिका से यानी नॉस्ट्रल के थ्रू आपको धुआं उसको अंदर दोगे। और अगर किसी गले में दिक्कत है, किसी को कंठगत यानी किसी गले में कोई दिक्कत है, गले में बता रहे हैं, तो उसको आप मुख से धूम का पान पिलाओगे। ध्यान कर, गले में दिक्कत हो, सब दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, हेड में दिक्कत है, माथे में दिक्कत है, तो आप उसको नासिका से पिला दो। लेकिन छोड़ोगे कहाँ से, छोड़ोगे हमेशा मुंह से। धुआं बाहर फेंकोगे, मुंह से फेंकोगे, क्यों? क्योंकि जब भी आप नासिका से बाहर निकालने का प्रयत्न करोगे तो धुआं है वो विपरीत मार्गों में जाकर के आपकी दृष्टि को, आपकी आंखों को नष्ट कर सकता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी बाहर निकालने की बात आएगी तो आप हमेशा क्या कहते हैं, मुख्य मार्ग से धुएं को बाहर निकालोगे, नासिका मार्ग से धुएं को बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है। विपरीत मार्गों में धुआं, गया हुआ धुआं क्या करता है, आपकी इंद्रियों को नष्ट कर देता है। तो ये हिंदी में लिख रहा है कि सिर, नाक और नेत्र के दोषों में धूम पीने योग्य पुरुष को, जो धूमपान के योग्य है, उसको क्या कहते हैं, नासिका से धूमपान कराना है। और यदि कंठ का दोष है तो मुख से धूमपान कराना चाहिए। नासिका से धूम पीने के बाद धूम को मुख से ही निकालना चाहिए। मुख ले, और जो धूट है, धूट मतलब धुआं है, धुआं मुख से लेने पर भी नासिका से ना निकाले। यानी जब नासिका से ले रहे तब भी मुख से निकालो, और जब मुख से ले रहे तब भी मुख से निकालो। निकालना हमेशा मुख से ही है, यानी इनहेल फ्रॉम या तो माउथ, या फिर कह सकते हो इनहेल फ्रॉम माउथ और नासिका क्षेत्र, बट एक्जेल ओनली फ्रॉम आपका माउथ, ठीक है। तो कोई बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, आगे आएंगे, नीचे ये बात मैंने विवरण बता दी क्या लिख रहा है। तो कहते हैं किसी भी अवस्था में नाक से धूम निकालने पर दृष्टि में हानि पहुंचती है। तो ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन में जो धुआं है उसको हम नाक से बाहर नहीं निकालोगे। आगे लिख रहा है नाक से धूमपान करने की विधि। अब नाक से धूमपान कैसे करना है, किसी को धूमपान कराना है नाक से, तो देखिए नाक से धूमपान कराएंगे तो मैंने आपको क्या बताया, जो इनहेलेशन है वो आपको कहते हैं नाक से हो सकता है, लेकिन एक्जेलेशन ओनली फ्रॉम माउथ, एक्जेलेशन ओनली फ्रॉम माउथ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्जेलेशन में कहां से होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मुख से होगा, ठीक है। आइए आगे की बात को देखते हैं। लिख रहा है, तो मैंने बता दी, जिसको आपको धूमपान कराना को सीधे बिठाएंगे और सिखाओगे कि तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए उसके वजह से धूमपान होना चाहिए। तो मैंने सोचना तुम्हारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, क्या चल रहा है पढ़ाई में, क्या नहीं चल रहा, तुम्हारा जो कंसंट्रेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ धूमपान में रहेगा। तो वही कह रहा है कि धूमपान में अपने चित्त को लगाकर, मन को लगाकर, ये नहीं कुछ और सोच रहा है, ठीक है। आपका उसका बोल देना है कि फोकस रहना है तुम्हारा, यही रहना है, प्रेजेंस ऑफ बॉडी एब्सेंस ऑफ माइंड वाली बात नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा सारा ध्यान यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। लड़की ये बोल दोगी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना सोचे, लड़के से बोल दोगे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ना सोचे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उपस्थित होकर के हमारे धूमपान के बारे में सोचे, हम क्या कह रहे हैं हमारे की बात सुने
और जो हम गाइडलाइंस दें उसको फॉलो करे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो लिख रहा है कि जितेंद्रिय पुरुष यानी जिनकी इंद्रियां काम कर रही हैं, जितेंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां जीत रही हैं, मतलब वो अपनी इंद्रियों के विषयों को प्रॉपरली ग्रहण कर रही हैं। जितेंद्रिय पुरुषों के लिए उचित है कि वे अपने अंग प्रत्यंग सारे ऑर्गन्स का ध्यान रखें, नेत्र को सीधा करके धूमपान पे चित्त को लगा करके, समझा दिया। सुखपूर्वक सीधे बैठना है, सीधे बैठना है, नासिका का एक छेद बंद करके क्या करना है, नाक का एक छेद बंद करो और दूसरे नासा क्षेत्र में क्या करो, आपको कहते हैं धूम नेत्र लगाना है और पफ लेना है। यानी एक नाक का छिद्र बंद करो और दूसरे नाक के छिद्र में कहते हैं लगा करके नेत्र को 3 पफ अंदर की तरफ खींच लो। जब ऐसा हो जाए एक नेत्र से, फिर अगर दूसरे से मेरी आवाज BSP 1400 हो गया था, ये बात हो गई थी यहाँ तक की। नो सर। लास्ट कहाँ तक आई थी मेरी आवाज? नाक से धूमपान करने की विधि मैंने आपको बता दी थी। यस सर, यस सर। तो चलिए फिर अपन क्या कहते हैं, एक बार BSP 1400 दोबारा मैं बताना यहीं से स्टार्ट करता हूँ। चलिए चलिए, बढ़िया करा आपने, कहते हैं तुरंत व्हाट्सएप पे बता दिया, मैंने तुरंत देख लिया, तो ज्यादा हमारा समय वेस्ट नहीं हुआ। चलिए चलिए आगे की बात शुरू करते हैं फटाफट। देखिए मैं आपको बता रहा था धूम नेत्र का प्रमाण, मैंने बताया BSP एक पार्टी है मायावती की, बहुजन समाज पार्टी। B से क्या है, वैचारिक, S से स्नेहिक, P से प्रायोगिक। तो V क्या है, वैचारिक, यानी इसका क्या कहते हैं, फिर आपको बताया गया है BSP 1400। BSP 1400 क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना है BSP 1400 से क्या हो जाएगा, 24, 32, 36। अब मैं बात करूं भागवत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला, तो मैंने आपको बताया कि जो भागवत है और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या कहते हैं वैचारिक की लंबाई सेम मानी है, स्नेहिक में धूम नेत्र की लंबाई सेम मानी है, लेकिन प्रायोगिक में जो धूम नेत्र की लंबाई है वो चेंज हो जाती है। सुश्रुत बोलते हैं प्रायोगिक में धूम नेत्र की लंबाई 36 नहीं है, 48 है। हमारे भागवत क्या बोलते हैं, भागवत बोलते हैं वृश्चिक की लंबाई सर 24 ही होगी, वृश्चिक और स्नेहिक की लंबाई भी 32 ही होगी, जबकि धूम नेत्र की लंबाई प्रायोगिक में 36 ना होकर के हमारे अनुसार 40 अंगुल आपको लेनी है। यानी डिफरेंस किस में आ रहा है, प्रायोगिक में आ रहा है। प्रायोगिक में भागवत बोल रहे हैं कि जो लंबाई लेनी है धूम नेत्र की 40 अंगुल लेनी है, सुश्रुत बोल रहे हैं जो लंबाई लेनी है 48 अंगुल लेनी है, चरक ने बोला जो लंबाई लेनी है 36 अंगुल लेनी है। चरक कर रहे हैं, चरक के लिए मैंने आपको कोड बता दिया BSP 1400। BSP 1400, 100 से 24, 12 से 32, 100 से 36, तो 1400 आपको याद करना है BSP 1400। चरक का 1400, सुश्रुत ने कहते हैं प्रायोगिक को चेंज कर दिया, 36 48 मान लिया। भागवत ने भी प्रायोगिक को चेंज कर दिया, 40 कर दिया, बाकी का 2 सेम रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे की। अब बात कर रहे हैं धूम नेत्र में क्या फायदा होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप धूम नेत्र को मात्रा में कराओगे तो क्या होता है। देखिए जो धूम नेत्र होता है, धूम नेत्र, इसमें क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स इन द सेंस 3 पर्व होते हैं, इस तरीके के 3 कॉलम्स होते हैं, 1, 2, 3। तो क्या होता है जब धूमबत्ती जलती है तो धुआं इस तरीके से अंदर आता है, तो जब वो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में आता है तो धुआं क्या होता है, पतला होता जाता है। आप देख रहे होंगे पाइप की डायमीटर कम होती जा रही है, पाइप की डायमीटर कम होती जा रही है। जैसे पाइप की डायमीटर कम होती जा रही है तो धुआं जब अंदर से अंदर जाएगा, जब बाहर से अंदर की तरफ जाएगा तो ये भी पतला होता जाएगा, और जब अंदर तक पतला होता जाएगा तो क्या करेगा, ये किसी भी तरीके की कोई भी व्याधि, कोई भी डिसीज जनरेट नहीं करेगा और हमारी इंद्रियों की शुद्धि करेगा। तो यही बताया जाता है जब भी आप कहते हैं धूमपान करेंगे तो क्या होता है, तीनों कोशों में से, तीनों जॉइंट में से धुआं अंदर जाता है, पतला हो जाता है, कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करता। फिर कह रहा है उचित धूमपान के लक्षण, तो इधर एक हाईलाइट करेंगे, कफश तनुता। कफश तनुता कि जब भी आप धूमपान करा रहे हो तो अगर वो उचित हुआ है, ठीक हुआ है, तो ये कफ हो जाएगा, पतला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कफ पतला हो जाएगा। बाकी सारी बातें तो नॉर्मल है कि धूम पीने के बाद जब कफ प्रदेश और प्रदेश साफ हो जाए, हल्का हो जाए और कफ पतला हो जाए तो हम समझेंगे कि धूम है वो उचित मात्रा में पिया गया है, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम। ध्यान रखना है कि एक लाइन आई है कफश तनुता, क्या लाइन आई है, कफश तनुता। अब आगे धूमपान के अयोग के लक्षण, यानी अयोग हुआ है मतलब लो, कम हुआ है, यानी जो स्मोकिंग है या धूमपान भी प्रॉपर नहीं हुआ है, कम हुआ है मात्रा में। तो धूमपान के अयोग के लक्षण क्या कह रहा है, इसमें भी एक लाइन याद करोगे, सा कफो, सा कफो भवेत। जब प्रॉपर हुआ था तो कफ था, पतला हो गया था, लेकिन जब धूमपान ढंग से हुआ ही नहीं है तो कफ होगा वो निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि आप विशुद्ध, शुद्धि नहीं होगी किसकी, स्वर की। आपको ये शुद्ध स्वर है उसकी शुद्धि नहीं होगी, आपको जो कंठ है, कंठ सा कफो भवेत, वो कब से भरा हुआ लगेगा। स्तम्भ तो मस्तक एवं पीतम धूमम आदि शेत, और जो आपका सिर है वो जकड़ा हुआ लगेगा, तो आपको समझ जाना कि धूमपान प्रॉपरली नहीं हुआ है, अभी कुछ कसर रह गई है। तो ध्यान रखना है कि उचित धूमपान के लक्षण में क्या आया था, कफश तनुता आया था, और धूमपान के अयोग के लक्षण में क्या आया है,
सा कफो भवेत आया है। आगे बढ़ेंगे, आगे है धूम्रपान के अति योग। तो धूम्रपान की जब अति हो जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है धूम्रपान के साथ उष्ण है, पित्त को बढ़ाने वाला है, तो क्या होगा, जलन होगी बॉडी में, बर्निंग सेंसेशन होगी, प्यास लगेगी पेशेंट को, चक्कर आएगा, हो सकता है रक्त हीमरेज हो जाए, हो सकता है बेहोश हो जाए, हो सकता है उसकी ज्ञानेंद्रिय को नुकसान पहुंचे, हो सकता है कर्मेंद्रिय को नुकसान पहुंचे। तो बस आपको इसमें इतनी बात ध्यान रखनी है, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। आगे देखेंगे नस्य से लाभ, नस्य की बात आ रही है, तो दो तीन लाइन से मैंने हाईलाइट करी है, तीनों बातों को देखेंगे, तीनों हाईलाइट बातों को देखेंगे। और ये तीनों बात आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर आएंगे। तो पहला लिख रहा है प्रावट शरद वसंतेषु गत मेघे नवस्थल। इसका मतलब क्या है, यानी बताया जा रहा है कि नस्य का प्रभाव आपको किन किन ऋतु में करना है। तो ध्यान रखना है, नस्य का प्रभाव आपको वर्षा ऋतु में, प्रावट मतलब वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में, बसंत ऋतु में। और कब करना है, जब आकाश साफ हो, यानी उसमें बादल ना हो, यानी जब क्लियर धूप निकल रही हो, आसमान क्लियर हो, बादल ना हो, तब जाकर के आपको नस्य का प्रयोग करना है। कौन कौन सी ऋतु में, प्रावरट शरद में, बसंतेषु। प्रावरट शरद बसंतेषु गत मेघे नवस्थल। अगर आप ये लाइन याद कर लो, कोई एग्जाम में पूछ ले नस्य के बारे में बताओ, सिंपल बोलो प्रावरट शरद बसंतेषु गत मेघे नवस्थल, यानी कि प्रावरट में, शरद में, बसंत में कब प्रयोग करोगे, जब आसमान में बादल ना हो, यानी जब आसमान है वो क्लियर हो, तब जाकर के आप नस्य का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो प्रावृत शरद वसंतेषु गत मेघे नवस्थले। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं बताया जा रहा है कि जो इसका विधि पूर्वक, यानी ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा सेवन करता है, क्या फायदे होते हैं। लिख रहा है ना स्यु श्वेता ना कपिला केशा शर्म शूणी व पुना। उसके बाल, उसके सिर के बाल, उसके दाढ़ी के बाल सफेद नहीं होते और पिंगल वर्ण के नहीं होते, यानी एक तरीके से ग्रे क्या कहते हैं, ब्राउन नहीं पड़ते। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो लोग सम्यक नस्य का सेवन करते हैं उनके बाल सफेद नहीं पड़ते, पिंगल वर्ण के नहीं होते। और कैसे, बाल कहाँ के, केश के भी और दाढ़ी के भी। ठीक है, तो लिख रहा है नाशु श्वेता, श्वेत मतलब बाल, श्वेता मतलब सफेद, ना कपिला केशा यानी सिर के बाल भी, श्रमशु मतलब दाढ़ी के बाल भी। ठीक है, तो बाकी भी काफी होती गई है कि यार सिलसूल है, मन्य स्तंभ है, हनु स्तंभ है, पीनस है, अर्थावेदक है, इन सब में भी आप नस्य दे सकते हो, फायदा करेगा। लेकिन विशेषकर की जो मैंने आपको लाइन बताई, दो लाइन ध्यान रखनी है। प्रावट शरद वसंतेषु गत मेघे नवस्थले ना से श्वेता ना कपिला केशा श्रम शूड़ी वा पुनः। एक लास्ट में लाइन आई है, सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवति चादिकम, यानी सारी इंद्रियों के बल को, सारी इंद्रियों के मल को दूर करता है, उनको वैमल्यम यानी मल रहित करता है, बल देता है। ठीक है, उनको बल देता है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि जब भी आप क्या कहते हैं अणु तेल का प्रयोग करते हो, सारी इंद्रियों को, मलों को दूर करके उनको बल देता है, यानी मल को दूर कर रहा है और बल को पास ला रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि नस्य से क्या फायदे हो रहे हैं कि जब भी आप प्रतिवर्ष वर्षा में, जो यानी प्रावृत में, शरद में, बसंत में क्या कर रहे हो, जब आकाश नहीं है, आकाश में बादल नहीं है, तब आपको नस्य का सेवन करना है। और नस्य का सेवन करने के क्या क्या फायदे हैं, ये मैंने आपको अभी अभी बता दिए। ठीक है, तो ये सारी बातों को ध्यान रखनी है। अब आगे पढ़ोगे, अड़ू तेल की निर्माण विधि कोई याद नहीं करना इसमें, बस एक लास्ट लाइन आई है, तेलम तेलम त्रिदोषग्नम इंद्रियाणाम बलपटम। जो अड़ू तेल होता है उसके फायदे बताए गए, लिख रहा है त्रिदोषग्न, त्रिदोष शामक होता है और इंद्रियों को बल देता है। बस एक पॉइंट याद करोगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसमें बात करें कैसे लेते हैं अड़ू तेल को, तो ध्यान करना है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो पिचू लेना है। पिचू मतलब क्या होती है, एक रुई होती है। रुई में क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी की चोट लग जाती है तो रुई को लेते हैं, कॉटन सेवलॉन में, डिटोल में डिप करते हैं और भाप पर लगा देते हैं। तो उसी तरीके से क्या करनी है, रुई लेनी है और उसको करना है 2 तेले, 2 तोला। ठीक है, तो 2 तोला, जैसे कि आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। एक तोले में कितना होता है, लगभग 11.6 ग्राम होता है। तो 2 तोले में कितना हो जाएगा, लग मान लो 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम। तो इतना आपको अड़ू तेल लेना है और आपको एक दिन में प्रयोग कर लेना है। और एक दिन में कितना, इन 3 डिवाइडेड डोज, इन 3 डिवाइड में लेकर रखा है, 2 तोले का प्रयोग करोगे रुई के थ्रू, पिचू के थ्रू, इन 3 डिवाइडेड डोज। और ऐसा कितने दिन तक करोगे, 7 दिन तक, एक दिन छोड़ के एक दिन तक, 7 दिन तक ऐसा प्रयोग करना है। ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ 7 बार प्रयोग करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन तक। और एक दिन में जो क्या कहते हैं, आप 2 तोले तेल का प्रयोग करोगे इन 3 डिवाइडेड डोज। इन 3 डिवाइडेड डोज मैंने बोला आपको पीसीएम देनी है, 1000 mg देनी है लाइक। तो मैंने बोला आपको उसको 3 डोज में डिवाइड कर लेना है, और ऐसा एक दिन छोड़ के एक दिन आपको 7 बार करना है, 14 दिन तक ऐसा चलेगा। और 3 डिवाइडेड डोज में देना है और एक दिन छोड़ करके देना है, सिंपल बात है। और क्या फायदा होगा, फिर दोष नाशक है और इंद्रिय को बल देगा। आगे बढ़ेंगे, आगे आ रहा है दंत पावन। तो दंत पावन क्या कहते हैं अपन थोड़ा सा बता देता हूँ। लिख रहा है आपतता अग्रम द्वय कालो कसाय कटु तिक्तकम भक्षे दंत पवनम
दंत मात्सन्य बाद्यान, मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको ऐसा दातुन लेना है। जैसे पहले क्या होता था, अब तो खैर पेस्ट ब्रश वगैरह चल गए हैं, पहले ये ब्रश वगैरह नहीं हुआ करते थे। पहले नीम की डंडी ले ली, ठीक है, खदर की ले ली, ठीक है, इन सब की दवा क्या कहते हैं डंडियां ले ली, पेड़ की शाखाएं ले ली, और उसी से अपन क्या कर लेते, पेस्ट कर लेते, दांत साफ कर लेते, दातुन जिसको बोला जाता था। तो दातुन के बारे में बताया जा रहा है कि आज भी लोग दातुन करते हैं, गाँव में बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको ऐसी डंडी लेनी है जो आगे से नुकीली ना हो, नुकीली इन द सेंस आपके दांतों को, आपके मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी डंडी लेनी है। और रस बताया जाए, इसके रस कैसे होनी चाहिए, इसके अंदर कसाय रस की प्रधानता होनी चाहिए, कटु की होनी चाहिए, तिक्त की प्रधानता होनी चाहिए, यानी इसके अंदर कसाय कटु ये तिक्त में से किसी एक रस की प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि अपतता अग्रम द्वय कालो, और कैसे लेनी है, दो बार करना है दातुन, यानी दिन में दातुन 2 बार करना है। और दातुन जिस भी पेड़ में करोगे उस पेड़ के अंदर कौन कौन से रस होने चाहिए, या तो कसाय होना चाहिए, या कटु होना चाहिए, या तिक्त होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ऐसी डंडी लेनी है जो दांतों को मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। दिन में 2 बार दातुन करना, एक सुबह, एक यानी प्रातःकाल, एक सायकाल शाम को। और दूसरा कौन से रस होने चाहिए, कटाय कसाय कटु तिक्त, यही लिख रहा है कि जिसका अग्र भाग कुचला हुआ हो, जो रस में कसाय हो, कटु हो, तिक्त हो, और जो दांत के मांस को आघात ना पहुंचाए। और प्रातः साय 2 बार आपको दातुन करना है। ठीक है, बस आगे बढ़ जाएंगे। दातुन करने के क्या क्या फायदे लिख रहा है, निष्कृष्यम रुचि रुचि आदत्ते सद्यो दंत गम, यानी मुख की बदबू को दूर करता है। पहला लिख रहा है नियंती गंधम वैरस्यम, यानी मुख की गंध को, जो बदबू होती है उसको दूर करता है। वैरस्यम मुख की भ्रष्टता को दूर करता है, जिसके अंदर टेस्टलेसनेस आ जाती है, जो अजीब सा टेस्ट हो जाता है मुख का, उसको दूर करता है। जिब्बा दंत आस्य मलम, और जिब्बा में, दांतों में, मुख में जो मल होता है उसको दूर करता है। रुचि उत्पन्न करता है भोजन के प्रति। सद्यो दंत विशोधनम, और शीघ्र ही जल्दी दांतों को साफ करता है। तो आपको लास्ट वाली लाइन याद करनी है, निष्कृष्यम रुचि मादते सद्यो दंत विशोधनम, यानी शीघ्र ही दांतों को साफ करने वाला, भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला होता है कौन, दातुन। अब कौन कौन से दातुन बताए गए, 6 नाम है, तो 6 नाम को याद करने, करंज करवीर अर्क मालती ककुब आसना, हिंदी में याद कर सकते हो, और ऊपर श्लोक याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, एक लाइन का है ऊपर वाला, जितना मैंने बॉक्स बंद कर रखा है। करंज कनेर, करंज कनेर मतलब करवीरा, अर्क मतलब मदारा, मालती मालती लिखा गया है, ककूब मतलब अर्जुन, आसन मतलब असना। ठीक है, तो ध्यान रखना है करंज करवीर, ऐसे हिंदी में याद करो तो ऐसे याद कर लो कि 2 का वाले का से करंज, का से कनेर, 2 माँ वाले, माँ से मदार, माँ से मालती, 2 आ वाले, आ से अर्जुन, आ से असन, यानी करंज कनेर मदार मालती अर्जुन असन, करंज कनेर मदार मालती अर्जुन असन। ठीक है, अब नीचे सुश्रुत ने बताया गया है निम्बम निम्बम तिक्त के श्रेष्ठम, यानी जो नींब होता है, नींब वो तिक्त रस में प्रदान होता है। मैंने बताया कि आप ऐसा वृक्ष लोगे जिसके अंदर या तो तिक्त रस हो, जिसके अंदर कटु रस हो, या तो कटु रस हो, या कसाय रस हो। लेकिन चरक ने क्या, ये बात किसने बोली, चरक ने बोली। और चरक ने 6 प्लांट के ऐसे नाम बताया कि आप इन 6 प्लांट में से किसी भी एक प्लांट को ले लीजिए, करंज को ले लो, कनेर को ले लो, मदार को ले लो, मालती को ले लो, अर्जुन को ले लो, और क्या कहते हैं, या फिर असन को ले लो। जबकि सुश्रुत ने क्या कहते हैं, क्या बोला, सुश्रुत बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा प्लांट लेना है जो क्या कहते हैं जिसके अंदर तिक्त रस हो, तो आप नीम को लो। नीम ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा तिक्त रस होता है, श्रेष्ठ दातुन बनती है किसकी, तिक्त रस में, नीम की। यानी अगर आपको ऐसे प्लांट की क्या कहते हैं दातुन लेनी है जिसके अंदर तिक्त रस है, तो आप नीम को लो। अगर आपको ऐसे प्लांट की लेनी है जिसके अंदर कसाय रस है चाहिए, तो आप खदर को लो। और आपको ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर मधुर रस हो, तो आप मधुक को, मधुक मतलब मुलेठी को लो। और अगर आपको ऐसा प्लांट चाहिए जिसके अंदर कटु रस की प्रधानता हो, तो आप करंज को लो। यानी अगर आपको ऐसा बुरुश चाहिए या ऐसा दातुन चाहिए जिसके अंदर तिक्त रस की प्रधानता हो और तिक्त रस में श्रेष्ठ हो, तो तिक्त रस में श्रेष्ठ कौन है, नीम है, खदर, और क्या कहते हैं कसाय रस में श्रेष्ठ कौन है, खदर है, और क्या कहते हैं मदर रस में श्रेष्ठ कौन है, मुलेठी है, और कटु रस में श्रेष्ठ कौन है, करंज है। तो ध्यान रखना है कि निम्बम तिक्ते श्रेष्ठ है, यानी जब भी तिक्त रस की बात आएगी तो नीम श्रेष्ठ है, कटु रस की बात आएगी तो करंज श्रेष्ठ है, मधुर रस की बात आएगी तो मधुक यानी मुलेठी श्रेष्ठ है, और कसाय रस की बात आएगी तो खदर श्रेष्ठ है। तो ये सारी बात आपको लाइन से पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी बात हो गई। अब आगे बात करती है जिब्बा निलेकन की। तो जिब्बा निलेकन की बात अपन क्या कहते हैं थोड़ी सी चले बता देता हूँ, इस बात इस टॉपिक को भी खत्म कर देता हूँ। देन अपन आगे की क्या कहते हैं बाकी गंडू से अपन कल बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए जिब्बा निलेखन, आप इसमें टंग स्क्रैपर, टंग स्क्रैपर काफी लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते। कुछ लोग सिर्फ ब्रश करते हैं, जब कुछ लोग क्या करते हैं जिब्बा को स्क्रैप करते हैं। जिब्बा को स्क्रैप करते हैं लोहे की, फाइबर की, मेटल की, स्वर्ण की, चांदी की, सब तरीके की जिब्बा निलेखनी आती है। अपन क्या करते हैं उसे जिब्बा को स्क्रैप कर लेते हैं। ठीक है, जिब्बा को स्क्रैप इस टाइप की स्ट्रक्चर में होती है।
ठीक है, यहाँ पर हम जिब्बा पे इस तरीके से स्क्रैप कर देते हैं। तो किस किस ने आप में से क्या कहते हैं इसका प्रयोग करा है, या किस किस ने देखी जिब्बा निलेखनी, किस किस ने देखा है टंग क्लीनर? टंग क्लीनर नाम से मार्केट में आता है, देखा है आप में से किसी ने टंग क्लीनर को यूज करता है आप में से? यस यस सर। सर। ठीक, सभी बच्चे करते होंगे लगभग, कुछ लोगों को छोड़ करके। तो को ध्यान रखना है कि इसी को जिब्बा निलेखन, जिब्बा निलेखनी बोला जाता है। तो पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि जब जो लोग दातुन करते थे, जब लोग दातुन करते थे, जो लकड़ी होती थी, इस टाइप की लकड़ी ली फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉर एग्जाम्पल नीम की लकड़ी ली, तो उसको क्या करूंगा, जब दातुन हो जाएगा तो उसको क्या कर लूंगा, बीच में से क्या कहते हैं इस तरीके से फाड़ दूंगा। ये लकड़ी बीच में से फट जाएगी तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी, लकड़ी बीच में से मुड़ी रहेगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। और कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से बनाने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक डंडी ली, ठीक है, डंडी ली इस तरीके की डंडी। अगर इस डंडी को मैंने बीच में से तोड़ दिया, ठीक है, बीच में से जो करके उधेड़ दिया, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके की, और इसी से अपन जिब्बा साफ कर लेंगे। तो अब तो क्या होता है, प्लास्टिक की आ गई, मेटल की आ गई, ठीक है, फाइबर की आ गई, स्वर्ण आदि धातुओं की आ गई। पहले क्या हुआ करता था, जिससे लोग दातुन करते थे, जैसे नीम की डंडी से, खदर की डंडी से, उसी डंडी को बीच में से तोड़ करके, बीच में से क्या कहते हैं फाड़ करके, उसी से जीभ साफ कर लेते थे। तो उसी को अपन ने क्या बोल दिया, जिब्बा निलेखनी बोल दिया। ठीक है, तो ये लिख रहा है जिब्बा के मेल को निकालने के लिए, जिब्बा के मेल को, गंदगी को निकालने के लिए जिब्बा निलेखन टंग स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। जो सोने की हो सकती है राजा महाराजा के लिए, चांदी की हो सकती है, तांबे के लिए हो सकती है, और पीतल वगैरह की हो सकती है। परंतु निर्णय करते समय ये ध्यान देना है कि इसका अग्रभाग तेज ना हो। इसका अगर मतलब ये जो पार्ट है ये ब्लंट होना चाहिए। ये नहीं क्या कहते हैं कि पियर्सिंग एंड है, आपकी जीभ को काट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, चोट ना पहुंचाए। आकार में टेढ़ा हो, कर्व हो, मैंने बताया कर्व होता है, आप देखने कर्व है। उसके अलावा जिब्बा के मूल भाग में रहने वाले मल को, श्वास को बाधा ना पहुंचाते हुए। मुख में दुर्गंधि उत्पन्न करता है, मुख में क्या करता है, दुर्गंधि उत्पन्न करते हैं जो लोग, उनको साफ कर दे। ठीक है, जो मुख में जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स, जो आइटम्स क्या कहते हैं गंदगी उत्पन्न कर रहे हैं, बदबू को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें सारे सब्सटेंसेस खत्म कर दे। ये जिला जिब्बा निलेखनी के काम होते हैं। तो याद करना है, जिब्बा निलेखनी की लंबाई कितनी लेनी है, 10 अंगुल। और दातुन की लंबाई कितनी लेनी है, 12 अंगुल। आप मानिए पहले क्या करा आपने, दातुन के लिए एक डंडी ली, उससे दातुन करा। जब दातुन करोगे तो जाहिर से थोड़ी सी डंडी घिस जाएगी। तो डंडी घिस जाएगी, तो मैंने मान लिया डंडी घिस गई, 10 अंगुल की बची, और इसी की आपने जिब्बा निलेखनी बना लिया। ठीक है, पहले क्या था, 12 अंगुल की थी, इससे अपने पेस्ट करा, दांत घिसे, जब दांत घिसे तो ये घिस गई, और घिस गई तो 2 अंगुल कम हो गई, फिर इसी की आपने जिब्बा निलेखनी बना ली। यानी जो ब्रश था, ब्रश का आपने बाद में टंग क्लीनर बना लिया। और जब टंग क्लीनर बनाया, पहले ब्रश करा तो क्या हुआ, वो घिस गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर बात आती है तांबुल। तांबुल एक पॉइंट है, पीछे पूछ लेते तांबुल का वर्णन किसने किया, तो ध्यान करना है तांबुल। तांबुल यानी पान। पान के बारे में सबसे पहले किसने बताया, चरक ने बताया। और तंबाकू के बारे में सबसे पहले किसने बताया, योग रत्नाकर ने बताया। तो यहाँ तक की बात होनी चाहिए। फिर अगला है मुख में सुगंधित द्रव्य को धारण। तो बताया जाता है मुख में सुगंधित द्रव्य को धारण, यानी मुख में क्या कहते हैं बढ़िया स्मेल आए, बढ़िया क्या कहते हैं एक तरीके से प्रेजेंट स्मेल आए, भोजन में रुचि आए, और कहते हैं मुख में से क्या कहते हैं कोई सामने वाला हमारे से बात करे तो उसको भी अच्छी स्मेल आए। तो इसलिए क्या कहते हैं शुरू से ये कहते हैं बताया जाता है कि आजकल तो लोग पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, दाने दाने में केसर का दम, ऐसे ऐसे आइटम खाते हैं। तो पहले लोग इसी तरीके का आइटम खाते थे। लाइक जायफल लेते थे, कट्टुक लेते थे, सुपारी ले लिया, लवंग ले ली, लौंग ले ली, सुंदर पान की पत्ती ले ली, कपूर ले लिया, छोटी इलायची। बस इतना से 2-4 बातें याद करनी है। ठीक है, अगला है इसने कंडू से लाभ, ये यहाँ से अपन कल पढ़ेंगे। आइए चैट सेक्शन। उम्मीद है सारी बात क्लियर हुई होंगी। कोशिश कर रहे हैं क्या कहते हैं कि सारी बातें क्लियर होती चले, एंड फिर सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो क्या कहते हैं बताइए, कोई समस्या? सब बच्चों को क्लियर है? पहले बताइए सब बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? सर वो जो नाक से धूमपान करने की विधि है उसमें सर 3 आवृत्ति द्वारा नाक से धूम का पान करेंगे, इसका क्या मतलब है? 3 आवृत्तियों का मतलब होता है, मैंने आपको बताया 3 जॉइंट्स होते हैं। मैं बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ आपको। सॉरी, देखिए मैंने बताया था इसमें ना 3 पार्ट होते हैं धूम नेत्र के अंदर, जॉइंट्स। पहला जॉइंट, दूसरा जॉइंट। तो जो 2 जॉइंट होते हैं 3 पार्ट बना देते हैं। 3 आवृत्ति मतलब पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 3 पार्ट। और जब क्या कहते हैं अपन नासे द्वारा पान करते हैं तो धूम होता है वो इन तीनों क्या कहते हैं आवृत्ति द्वारा, ये कह सकते हो तीनों क्या कहते हैं पर्वों द्वारा। पर मतलब होता है जॉइंट्स, पर मतलब होता है जॉइंट्स। तो इन जॉइंट्स के द्वारा पास होता है। जो 3 पार्ट हो जाते हैं इसके द्वारा धुआं पतला हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 आवृत्तियां होती हैं, 3 पार्ट है। डेट इज द मीनिंग ऑफ धूम नेत्र। क्लियर है? कोई और समस्या किसी को?
क्लियर ऐसी क्लास? अवंतिका, अनुराग, अनुष्का, आशीष, अभिषेक, सब बच्चों क्लियर ऐसी क्लास? यस सर। यस सर।